Your biology teacher. Today it's lecture number 4 of chapter number 2, bacteria and viruses, which is according to the new syllabus, new book 2025. And today's our lecture of discussion is endospore formation in the bacteria. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि एंडोस्पोर या स्पोर हम किसे कहते हैं. स्पोर एक तो स्पोर जो है ना, ये बैक्टीरिया यानी कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, इन सभी किंगडम्स के मेंबर्स के यहाँ स्पोर बना करते हैं, माँ सिवाय किंगडम एनिमेलिया. इनके यहाँ स्पोर नहीं बनते आमतौर पे, लेकिन बाकी तमाम किंगडम्स के यहाँ स्पोर रेगुलर बेसिस पे बना करते हैं. देन स्पोर के बारे में जब भी स्पोर बोला जाएगा तो चंद एक बातें लाजमी तौर पे जहन में आनी चाहिए कि एक तो स्पोर जो है ना, ये रेजिस्टेंट होगा, यानी कि ये हालात की सख्ती को सह लेगा, यानी कि टेम्परेचर चेंज, पीएच चेंज, वाटर डेसिकेशन, ये लाजमी स्पोर के साथ ही एसोसिएटेड है. तो उसके बाद दोबारा से ये एक्टिव भी हो जाएगा. टेम्पोरेरली इनएक्टिव होगा जिसे हम डॉर्मेंट कहते हैं, और दोबारा से एक्टिव भी हो जाएगा. और इस काम के लिए अल्टीमेटली इसके बाहर प्रोटेक्टिव, एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है जो कि थिक वॉल्ड हुआ करती है. तो यही बात यहाँ पे लिखी गई है. अब स्पोर अगर सेल के अंदर बनेगा तो एंडोस्पोर है. आमतौर पे बैक्टीरिया के यहाँ एंडोस्पोर ही बना करते हैं. तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्ट्रक्चर, तो बहुत सारे बैक्टीरिया, इनको कभी भी हालात की ख़राबी का सामना करना पड़ सकता है. पीएच में तब्दीली है, टेम्परेचर में तब्दीली है, या कुछ भी ऐसा है, तो बैक्टीरिया अपनी सर्वाइवल के लिए ये एंडोस्पोर बना लिया करते हैं. और स्पोर फॉर्मेशन के प्रोसीजर को हम स्पोरुलेशन कहा करते हैं. तो द मेथड बाय विच बैक्टीरिया फॉर्म स्पोर्स या एंडोस्पोर्स इज कॉल्ड एज स्पोरुलेशन. अब इसके बाद जो अहम बात यहाँ पे आती है, मैकेनिज़्म ऑफ स्पोरुलेशन. तो इसको हम पहले एक छोटी सी एनिमेशन के ज़रिए विजुलाइज करते हैं, देन हम इसको यहाँ पे रीड करेंगे. जैसे यहाँ एक बैक्टीरियम है जिसे हमने मदर सेल कहा, ये स्पोर बनाना चाहता है. तो सबसे पहले इसका डीएनए जो है ना, वो डुप्लिकेट करेगा, और डीएनए डुप्लिकेट करने के बाद यहाँ न्यू डीएनए जो है इसके इर्द गिर्द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करके एक सेप्टम, एक पर्दा बनाएगी. सेप्टम लिखा गया है, और जिसमें साइटोप्लाज्म की कुछ थोड़ी सी मिकदार भी मौजूद है. उसके बाद यहाँ इसे हम प्रोस्पोर भी कहते हैं, और उसके बाद फोर्स्पोर, और उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेन इन्वेजिनेट करेगी, और यहाँ इस न्यू डीएनए के बाहर डबल मेम्ब्रेनस कवरिंग सेप्टम बन जाएगा. और जो मदर सेल डीएनए है, जो वेजिटेटिव सेल डीएनए है, जो ओरिजिनल सेल डीएनए है, जो पुराना डीएनए है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाया करता है. उसके बाद यहाँ दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान में यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन पर मुश्तमिल जो सेल वॉल है वो जन्म लेगी, और इस सारी स्ट्रक्चर को अब हम कॉर्टेक्स कह देंगे. और इसके बाहर अब प्रोटीन पर, इसके बाद ना ये डिहाइड्रेट होगा, कैल्शियम आयन्स अंदर आएंगे और पानी यहाँ से बाहर निकलेगा, यानी कि ये डिहाइड्रेट होगा, ताकि ये इनएक्टिव फॉर्म में, डॉर्मेंट फॉर्म के अंदर ये पड़ा रहे. और उसके बाद यहाँ ये जो ग्रीन दिखाया जा रहा है, ये प्रोटीन कोट इसके बाहर बनेगा, तो जिसे हम स्पोर वॉल भी कहते हैं. और उसके बाद बाज़ बैक्टीरिया के यहाँ एक्सोस्पोरियम भी बना करता है, बाज़, सभी के यहाँ नहीं, बाज़ के यहाँ. और उसके बाद वेजिटेटिव सेल मर जाएगा, और यहाँ से ये बैक्टीरियल स्पोर यहाँ से बाहर निकल आएगा और माहौल के अंदर आ जाएगा. इस तरह से ये अनफेवरेबल कंडीशंस को टॉलरेट करेगा. यही बात यहाँ पे लिखी गई है. व्हेन अ बैक्टीरियम फेसेस द अनफेवरेबल कंडीशंस, सबसे पहले इसका डीएनए रेप्लिकेट करेगा, दुगना हो जाएगा. सेल मेम्ब्रेन एक पर्दा बनाएगी न्यू डीएनए के इर्द गिर्द, और साथ में उसमें थोड़ा सा साइटोप्लाज्म भी मौजूद होगा. सेल मेम्ब्रेन अगेन इन्वेजिनेट करेगी, और इस सारी स्ट्रक्चर यानी कि डीएनए, न्यू डीएनए, साइटोप्लाज्म और सेप्टम, इसके बाहर अगेन एक और पर्दा बना देगी, तो डबल कवरिंग आ जाएगी. अब जैसे ही डबल कवरिंग हुई तो इसका डीएनए, जो ओल्ड डीएनए है मदर सेल का, जिसे वेजिटेटिव सेल भी कहा गया, ये डिसइंटीग्रेट होगा, सेल डिहाइड्रेट होगा.
सेल वॉल बनने से पहले पहले ये डिहाइड्रेट होगा ताकि इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रह सके, इसका मेटाबॉलिज्म जो है ना उसको रोक दिया जाए क्योंकि हालात अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन पर मुश्तमिल लेयर जो है ना वो सेल वॉल के तौर पे बनेगी और इस सारी स्ट्रक्चर को हम कॉर्टेक्स कहते हैं। देन इनके बाहर हिफाजती इजाफी प्रोटेक्टिव कवरिंग, फाइनल कवरिंग जो है ना वो बिछाई जाएगी जिसे हम स्पोर कोट या स्पोर वॉल, जो कि प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। एंडोस्पोर मुकम्मल हो चुका है, वेजिटेटिव सेल मरेगा और एंडोस्पोर यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ये इसका मैकेनिज़्म है। यहाँ अब इन्हीं बातों को अगेन एक बार आप विजुलाइज़ कीजिए कि किस तरह से ये सिलसिला चला था। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेपरेशन हुई दोनों डीएनए की, उसके बाद यहाँ सेप्टम बना, फोर स्पोर बना ये, उसके बाद अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने यहाँ एक कवरिंग बनाई तो डबल मेम्ब्रेनस हुआ, पुराना इंटीग्रेट हो जाएगा डीएनए और फिर यहाँ पेप्टिडोग्लाइकन जन्म लेगी, डिहाइड्रेशन और उसके बाद पेप्टिडोग्लाइकन जो है ना वो जन्म लेगी, कॉर्टेक्स बना और आफ्टर डैट उसके बाहर स्पोर वॉल जन्म लेगी। तो यहाँ डिहाइड्रेशन होना शुरू हुई, कैल्शियम आयन अंदर आएंगे, पानी जो है ना यहाँ से बाहर रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बाहर यहाँ प्रोटीन कोट, स्पोर वॉल इसे हम कहते हैं, स्पोर वॉल भी कहा जाता है। तो उसके बाद एक्सोस्पोरियम कुछ बैक्टीरिया के यहाँ और उसके बाद वेजिटेटिव सेल मरेगा और सिलसिला आगे चल पड़ेगा। देन ये डायग्रामेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है जो हमारे सिलेबस के अंदर डायग्राम के अंदर दिया गया है, ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। तो सेप्टम ये पहली मेम्ब्रेन, उसके बाद यहाँ डबल मेम्ब्रेनस सिलसिला शुरू हुआ, डबल मेम्ब्रेनस सिलसिला, और फिर दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान सेल वॉल जब बन गई तो ओल्ड डीएनए डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया और उसके बाहर यहाँ ये ब्लैकिश ग्रेश स्पोर वॉल बनी और एंडोस्पोर यहाँ से रिलीज़ हुआ और उसके बाद ये हार्श कंडीशंस को टॉलरेट करेगा और जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो दोबारा से जर्मिनेट करेगा और नया बैक्टीरियम जन्म देगा। तो यहीं से आप देखिएगा कि रोल ऑफ एंडोस्पोर टू सर्वाइव द हार्श कंडीशन, टॉलरेट द हार्श कंडीशन, वो हार्श कंडीशन टेम्परेचर में तब्दीली भी है, पीएच में तब्दीली है, वाटर डेसिकेशन है, पानी की कमी है। तो जैसे ही हालात ठीक होंगे दोबारा से ये ग्रो करेगा और नया बैक्टीरियम जन्म लेगा। तो इसका मेन पर्पस सर्वाइवल थ्रू द अनफेवरेबल कंडीशंस। That is all about today's lecture, endosspore formation.